गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब हम आप पढ़ेंगे आज का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियाँ। अर्थात भोजन को पचाने में हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारी ग्रंथियाँ होते हैं। इसी ग्रंथियों को हम लोग पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। आज हम लोग प्रत्येक पाचन ग्रंथियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सभी का पूरा लोकेशन, उसका क्या फंक्शन है, उन सब चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ। तो हमारी बॉडी में कई पाचक ग्रंथियाँ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है जो हमारा माउथ कैविटी में जो यानी कि मुख गुहा में जो ग्रंथि है, मुख गुहा में जो लार ग्रंथि है, वही सबसे पहला पाचक ग्रंथि है। तो पहला आपका हो गया पाचक ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए थे हम पिछले वीडियो में। ये आपका लार ग्रंथि है, ये हमारा इस माउथ कैविटी में रहता है, मुख गुहा में रहता है। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। तो पहला सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 पेयर होते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है हमारा लीवर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा आपका हो गया लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं यकृत। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। यानी कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ग्लैंड्स ये आपका लीवर है। यहाँ देख रहे होंगे आप लीवर डायग्राम में। इससे पहले भी आप लोग को लीवर का एनाटॉमी बताएं। ये आपका लीवर हो गया। ठीक है। तीसरा है आपका, ये हो गया दूसरा। तीसरा है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे अमाशय की दीवार पर प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण इसको अमाशयी ग्रंथि, अमाशयी ग्रंथि या जठर ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि भी कहते हैं। इस प्रकार आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स ही बना सकते हैं, या नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कलर पीपीटी फुल डायग्राम के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक है। या अपने प्रैक्टिस के लिए या हमारे साथ साथ चलने के लिए आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप डायग्राम या नोट्स ही बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा हो गया आपका लीवर, जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट कितना होता है? 1.5 kg होता है। और तीसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अमाशय की दीवार पर होता है, इसी कारण इसे अमाशयी ग्रंथि भी कहते हैं या जठर ग्रंथि भी कहते हैं। ये हो गया आपका स्टमक, अमाशय। बताए थे आप लोग को पिछले वीडियो में कि इसी के दीवार पर क्या रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, अमाशय ग्रंथि होते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, जिसको हम लोग कहते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि। पैनक्रियाज
हो गया ये, यह हो गया अग्न्याशय ग्रंथि। ये हो गया आपका चौथा ग्लैंड, सबसे इम्पोर्टेंट चौथा ग्लैंड हो गया। और पांचवा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये हमारे आंत में होते हैं, मेनली हमारे छोटी आंत में होते हैं, इसी कारण इसको आंतीय ग्रंथि भी कहा जाता है। आंतीय ग्रंथि ये हमारे छोटी आंत की दीवार पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक सभी लोग समझे। हमारे पाचन तंत्र में कई ग्रंथि होती है, जिसमें सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुख गुहा में होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स की संख्या 3 जोड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड से हमारा लीवर, ये डायग्राम में देख रहे होंगे आप, ये लीवर है। ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स, पाचन की क्रिया में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल होता है लीवर का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिसका लीवर ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसका भोजन का पाचन, उसका भोजन का डाइजेशन बहुत आसानी से या बहुत जल्दी हो जाता है, या वो अधिक मात्रा में भोजन भी खाते हैं तो उसका डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लीवर जो हमारे पाचन तंत्र का या हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। तीसरा हो गया आपका स्टमक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हमारे आमाशय की दीवार पर होते हैं। चौथा हो गया आपका पैनक्रियाज अग्न्याशय, जो इस एरिया में होते हैं, यानी कि आमाशय और छोटी आंत के जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। इस भाग को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। तो ड्यूडेनम के एरिया में ये हमारा इस प्रकार से अग्न्याशय होता है। अभी नेक्स्ट पिक्चर में आप लोगों को दिखाएंगे। ये हो गया आपका अग्न्याशय ग्रंथि। ये 4 ग्रंथि हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट। और पांचवा है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो मुख्य रूप से छोटी आंत की दीवार पर होते हैं। इंटेस्टाइन, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर है छोटी आंत, इसी की दीवार पर रहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये 4-5 ग्लैंड जो मनुष्य के पाचन क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुख गुहा में होते हैं। अब देखिए, आप लोग को हम स्पेशली बता रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, जो मुख्य रूप से सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा मतलब होता है लार। लार जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा माउथ कैविटी में जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। लार ग्रंथि एक्टिव होकर लार छोड़ता है, लार को स्रावित करता है। इसी लार को कहते हैं सलाइवा। सलाइवा में अधिक मात्रा में वाटर होते हैं, और इसके अलावे इसमें कुछ मोस्टली वाटर होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, जैसे पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोरीन, और भी ढेर सारे आयंस होते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका है एंजाइम्स। एंजाइम्स मुख्य रूप से एमाइलेज एंजाइम्स इसमें रहता है। एमाइलेज, सलाइवा में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम्स? एमाइलेज एंजाइम्स रहता है, जो भोजन में मुख्य रूप से स्टार्च पर वर्क करता है। हमारे भोजन के द्वारा जो स्टार्च लेते हैं, स्टार्च मतलब होता है मंड, कह सकते हैं इसको, हिंदी में मंड बोलते हैं। तो हमारे भोजन में जो भी कंपोनेंट्स स्टार्च होते हैं उसमें ये काम करता है, स्टार्च के विखंडन के लिए स्टार्च पर ये काम करता है। कौन सा एंजाइम्स? एमाइलेज एंजाइम्स। समझ में आया? तो लार ग्रंथि का मुख्य काम क्या है? लार को छोड़ना, सलाइवा को छोड़ना। और सलाइवा में मोस्टली कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में होता है वाटर, यानी कि जल होता है। इसके अलावा कुछ आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह वगैरह आयन होते हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है इसका, सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोजिशन है वो इसका एंजाइम्स,
कौन सा एंजाइम्स? एमाइलेज एंजाइम्स। एमाइलेज एंजाइम्स क्या करते हैं? एमाइलेज एंजाइम्स मुख्य रूप से भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च पर वर्क करते हैं, जो मंड होते हैं, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड का पहला ग्लैंड जो है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसका फंक्शन। इसका तो आप लोग को लोकेशन बता ही दिए थे अगले क्लास में, पिछले वीडियो में इसका लोकेशन आप लोग को बताए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड आपका है वो है लीवर। ये आपका लीवर है। अभी इसका डायग्राम अच्छे से आप लोग को दिखाते हैं, फिर समझाते हैं कि लीवर क्या है। अभी आप लोग को जस्ट बताया कि लीवर जो है एक प्रकार का पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां है, जो सबसे बड़ा भी है, सबसे लार्जेस्ट भी है। तो ये हो गया आपका लीवर। इस प्रकार से लीवर का डायग्राम होता है। ये हो गया आपका लीवर। इसका वेट अभी जस्ट बताए थे, लगभग कितना? 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो का होता है ये। ठीक है। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा में होते हैं। किस ओर? दाहिने ओर होते हैं। देख लीजिए, हम खड़ा हैं, लीवर किस ओर है? दाहिने ओर। और लेफ्ट साइड क्या है? हमारा स्टमक। स्टमक होता है इधर, लेफ्ट साइड हमारा स्टमक है, लेकिन राइट साइड क्या है? लीवर है, इस साइड होता है। ये किस कैविटी में? एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा में होता है। ठीक है। हमारे बॉडी में कई गुहा होते हैं, जैसे हमारा जो फेफड़ा है वो थोरेसिस कैविटी यानी कि वक्ष गुहा में है, और हमारा अमाशय हो गया, लीवर हो गया, ये सब हो गया हमारा उदर गुहा में होता है। ठीक है। तो उदर गुहा के किस भाग में होता है? राइट साइड, दाहिने भाग में होता है। ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है, लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस फॉर्मेशन करना, बाइल जूस का निर्माण करना। लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस यानी कि पीत रस का निर्माण करना। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में ही पीत रस का निर्माण होता है। ठीक है। और लीवर एक प्रकार का, सीधा समझिए, ये फैक्ट्री है। ये आपको पीत बनाने का यानी कि बाइल जूस बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। उसी सेल्स में, प्रत्येक सेल्स में, लीवर के प्रत्येक सेल्स में बाइल जूस का निर्माण होता है। इस सेल को हम लोग कहते हैं यकृत कोशिका या हेपेटिक सेल। लीवर के सेल को हेपेटिक सेल भी कहते हैं। कहीं भी यदि हेपेटिक वर्ड का यूज किया जाता है इंग्लिश में, तो सीधा समझिए ये हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? लीवर के लिए। चाहे हेपेटिक डक्ट हो, हेपेटिक सेल हो, या हेपेटिक कुछ भी हो, हेपेटिक जब वर्ड यूज होता है तो सीधा आप लोग को समझना है कि ये वर्ड जो है लीवर के लिए यूज किया गया। हेपेटिक सेल मतलब यकृत कोशिका। यकृत कहते हैं लीवर को हिंदी में, और मेडिकल टर्म में लीवर को हेपेटिक कहा जाता है। ये हो गया आपका हेपेटिक सेल यानी कि यकृत कोशिका। तो प्रत्येक लीवर सेल में बाइल जूस का निर्माण होता है, और प्रत्येक लीवर के सेल से, हेपेटिक के सेल से बहुत सारे छोटी छोटी ये डक्ट निकलती हैं। प्रत्येक लीवर के सेल से, देखते हैं ये डायग्राम में देख रहे होंगे आप लोग, प्रत्येक लीवर के सेल से ये हर एरिया से ये डक्ट निकलते हैं। इसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। देख रहे हैं, सभी डक्ट आके यहाँ मिल जाते हैं, और ये सभी डक्ट आपस में क्या लाता है? बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट करता है, बाइल जूस का परिवहन करता है। इस प्रकार से सभी जगह से ये बाइल जूस यहाँ कलेक्ट होते हैं। और ये जो डक्ट है, जो नली देख रहे हैं, इसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट या यकृत नलिकाओं, हेपेटिक डक्ट या यकृत नलिकाओं। इसी यकृत नलिकाओं से बाइल जूस, जैसे ये लीवर सेल है, ये सारा हेपेटिक सेल है, लीवर सेल है, यहाँ बाइल जूस फॉर्मेशन हो रहा है, बाइल जूस का निर्माण हो रहा है, यानी कि पीत रस का निर्माण हो रहा है। और ये सभी डक्ट में धीरे धीरे
आगे बढ़ रहा है, ये आगे चल के ये बड़े डक्ट बन जाता है और बड़े डक्ट यहाँ के मिल जाता है। इधर से भी मतलब लीवर के प्रत्येक सेल से ये डक्ट निकलता है और जाके यहाँ कलेक्ट होता है और इसी डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट या यकृत नलिका। ठीक है। अब देखिए ये कुछ मात्रा में आगे भी निकल जाते हैं और कुछ मात्रा में यहाँ जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं स्ट्रक्चर गोला सा बादाम के जैसा, यही आपका है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हिंदी में कहते हैं इसको पित्ताशय। पित्ताशय पित्ताशय का कुछ काम नहीं होता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, केवल इसका काम है पीत रस को स्टोर करना, जमा रखना। लीवर में, लीवर के सेल हेपेटिक सेल में बाइल जूस का निर्माण होता है, हेपेटिक डक्ट के द्वारा ये कहाँ स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है, जमा रहता है। क्या चीज़, पीत। पित्ताशय में क्या जमा रहता है, पीत यानी कि बाइल जूस, पीत रस यानी कि बाइल जूस। ठीक है। तो लीवर सेल में उसका बाइल का निर्माण हुआ और उसका स्टोरेशन, उसका स्टोर कहाँ हुआ, पित्ताशय में। यानी कि सीधा समझना है कि लीवर जो है बाइल जूस बनाने का फैक्ट्री है और ये लीवर अपना एक गोदाम बना के रखा है, उसी गोदाम का नाम है पित्ताशय। और इस गोदाम में क्या रखता है स्टोर करके, पीत को स्टोर करके रखता है ये। ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब देखिए ये लीवर का डक्ट हो गया और ये इससे यहाँ जो डक्ट निकलता है ये हो गया आपको गॉल ब्लैडर का डक्ट। तो लीवर का भी डक्ट और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का भी डक्ट आगे चल के दोनों एक साथ मिल जाता है, दोनों का एक ही रास्ता हो जाता है। इसी कारण इसी लीवर के रास्ते, गॉल ब्लैडर के रास्ते और लीवर के रास्ते दोनों आगे चल के क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। इसी कारण ये रास्ता दोनों का कॉमन हो जाता है। लीवर का भी रास्ता वही है और गॉल ब्लैडर का भी रास्ता वही है, दोनों का ये रास्ता कॉमन हो जाता है। इसी कारण इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं किसको, जहाँ से ये गॉल ब्लैडर का भी रास्ता निकलता है और लीवर का भी रास्ता निकलता है, दोनों का जो रास्ता है एक जैसा ही है, दोनों आगे चल कर एक रास्ता मिल जाता है, कॉमन हो जाता है, इसीलिए इसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, और कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के पेनक्रियाज से भी मिल जाता है। सबसे पहले आप लोग को मेनली हम लीवर के बारे में बता दिए, लीवर का क्या फंक्शन है। लीवर मुख्य रूप से बाइल जूस का निर्माण करता है और लीवर के सेल को कहते हैं हेपेटिक सेल। लीवर से जो डक्ट निकलता है उसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर में ये क्या करता है, अपने पीत को स्टोर करता है। ठीक है। तो अब आप लोग को समझाते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, इसमें आपका पीत स्टोर रहता है। जस्ट बताइए, देखिए बाइल है, बाइल हो गया आपका ये, इसमें बाइल यानी कि पीत रस जमा है। ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय हो गया ये। और ये किसको स्टोर करके रखता है, पीत को, पीत को जमा करके रखता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये जो नली आ रहा है, ये दोनों नली ये आपको आ रहा है लीवर से। ध्यान से देखिए, ये सब नली कहाँ से आ रहा है, लीवर से। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, हेपेटिक डक्ट। क्या हो गया, हेपेटिक डक्ट। देखिए यहाँ से सिंबल बना हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये नली, तीर का निशान लीवर से आया, यानी कि इस प्रकार से बाइल फॉर्मेशन हो रहा है, इधर आया फिर इधर जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो गया। फिर यदि बाइल की आवश्यकता है भोजन की पाचन के लिए या आगे जो भी इसका फंक्शन है उसके लिए आवश्यकता है, तो फिर से यहाँ से बाइल निकलता है, फिर से यहाँ से पीत निकलता है और आगे जाके मिलता है। ठीक है।
तो इधर से स्टोर भी होता है और इधर से बाहर निकलता है, यानी कि ये जंक्शन जो है, ये आगे का रास्ता जो है, ये लीवर का भी रास्ता है और गॉल ब्लैडर का भी रास्ता है। इसी कारण इसका नाम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या नाम है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो यहाँ पेनक्रियाज में, सॉरी, यहाँ गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर है? पीत। पीत मुख्य रूप से दो काम करता है। पीत का कार्य ये मुख्य रूप से दो काम करता है। पहला, पीत एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। पीत क्या है? एक प्रकार का क्षारीय द्रव है जो क्या करता है, भोजन जो अमाशय से आता है, अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, हम सब जानते हैं अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो जो भोजन अम्लीय आ रहा है और वही क्या करता है, ये क्षारीय द्रव उसमें मिला देता है। किस भाग में? ड्यूडेनम के एरिया में, अभी जस्ट बताए थे। तो वो उस भाग में ये क्या करता है, क्षारीय द्रव छोड़ देता है। तो भोजन जो अम्लीय होता है, अमाशय जो भोजन आता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है और उसमें ये क्षारीय द्रव मिक्स कर देता है। तो जैसे ही ये क्षारीय द्रव मिक्स किया, भोजन को क्या कर दिया? उदासीन बना दिया, यानी कि भोजन की अम्लीयता को ख़त्म कर दिया। भोजन की अम्लीयता को ख़त्म कर दिया और उसे क्या बना दिया? उदासीन बना दिया। जो भोजन में वसा पाया जाता है, वसा का पाचन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वसा का पाचन आसानी से नहीं होता है। इसी कारण हम लोग अधिक मात्रा में तेलीय पदार्थ या तेल घी अधिक खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वसा का पाचन बहुत कठिन होता है। तो वसा को पचाने के लिए या वसा को पायशीकरण के लिए, वसा का विखंडन करने के लिए आपका पीत रस ही, इसके अंदर जो पीत रस भरा हुआ है वही उत्तरदायी होता है। तो वसा का क्या करता है? पीत पायशीकरण करता है। पायशीकरण, पीत का फंक्शन बता रहे हैं, वसा का पायशीकरण करता है और इसके अलावा उसका विखंडन भी करता है। ये हो गया पीत का दूसरा फंक्शन। बाइल का दूसरा फंक्शन ये क्या करता है? सबसे पहला इसका काम है कि भोजन जो अमाशय से अम्लीय होकर आता है उसकी अम्लीयता को ये नष्ट कर देता है। और अम्लीयता इसीलिए नष्ट करता है कि आगे चलकर यहाँ जो पेनक्रियाज है, इससे आगे स्ट्रक्चर में पेनक्रियाज, यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पेनक्रियाज, ये हो गया आपका पेनक्रियाज। तो यहीं पे क्या करता है, जैसे ही भोजन यहाँ से आया, यहाँ पे आपका मतलब ड्यूडेनम वाला एरिया होता है, छोटी आंत का भाग होता है। जैसे ही भोजन यहाँ से आया और इस एरिया में आपका गॉल ब्लैडर स्टोर रहता है, तुरंत ये क्या करता है? पीत को छोड़ देता है। तो जैसे ही भोजन में पीत मिला तो वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और आगे चल के आपका ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम्स या हार्मोन जो भी सिक्रेशन होता है, तब उस पर आसानी से काम कर सकता है। यदि यहाँ भोजन अम्लीय रहेगा, वो उदासीन नहीं हो पाएगा, तो ये पेनक्रियाज उस पर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये आपका जो पीत रस है, ये सबसे पहला काम है कि भोजन को क्या करता है? उदासीन कर देता है। और दूसरा काम है वसा, जिसका पाचन बहुत ज़्यादा जटिल होता है, उसका विखंडन करता है ये, और उसका पायसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन करता है और उसका विखंडन भी करता है। ये था वसा का ये था आपका पीत का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क फंक्शन था। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, पीत का फंक्शन समझ में आ गया। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? पीत को स्टोर करता है। अब देखिए ये हो गया आपका पेनक्रियाज। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ और इधर बता दें, हाँ देखिए ध्यान से, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर, यहीं से आपका पीत रस निकलता है। और इससे भी आपको क्लियर यहाँ बता दें, देखिए
यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम जो देख रहे हैं ये पेनक्रियाज है आपका, सॉरी ये गॉल ब्लैडर है। अब देखिए अमाशय से भोजन आया और यहाँ से प्रवेश कर रहा था कहाँ, छोटी आंत में, और इसी जगह प्रेजेंट है कौन, गॉल ब्लैडर, और इसी जगह कौन प्रेजेंट है, लीवर भी प्रेजेंट है। ये पूरा एरिया लीवर ही है। तो जैसे भोजन यहाँ पूरा अम्लीय हो गया, पूरा एसिड हो गया भोजन। क्यों एसिड हो गया, क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल रहता है, HCl अम्ल रहता है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पे अम्लीय हो गया, अब भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। और इसी जगह पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। तो अब जैसे ही भोजन यहाँ से आगे बढ़ेगा छोटी आंत के एरिया में, और वहीं अपना लीवर गॉल ब्लैडर अपना बाइल जूस को छोड़ देता है इसी जगह पर। इस भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ये एरिया क्या है, ड्यूडेनम है। तो जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, यहीं आपका गॉल ब्लैडर एक्टिव होकर क्या करता है, इसमें पीत रस को छोड़ देता है। समझ में आया, ताकि यहाँ जो पेनक्रियाज प्रेजेंट है वो उस पर ठीक से काम कर सके, और यहीं पर भोजन की अम्लता खत्म हो जाती है, भोजन उदासीन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब ये है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथियां हैं, और ये आपके ड्यूडेनम के एरिया में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, ड्यूडेनम, जहाँ मतलब अमाशय का भाग खत्म होता है और छोटी आंत का भाग शुरुआत हो। यहाँ देख लीजिए आप, ये हो गया आपका पेनक्रियाज। यहाँ जो देख रहे हैं इस प्रकार से लंबा एरिया होता है। ये ड्यूडेनम से लेकर आगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ तक ये पूरा अटैच रहता है, स्प्लीन तक ये अटैच रहता है। पेनक्रियाज ये आपका एरिया ड्यूडेनम है। छोटी आंत का पहला भाग है, इसी भाग में हमारा पेनक्रियाज कनेक्ट रहता है। छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम यहीं शुरू होता है और यहाँ से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह हो गया आपका अमाशय का रास्ता, अमाशय यहाँ ख़त्म हो गया। अमाशय के भाग यहाँ क्या हो गया, छोटी आंत का पहली भाग, ये पूरा एरिया क्या है, ड्यूडेनम। ठीक है, और भोजन छोटी आंत के पहले भाग से कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और यहीं आपका पेनक्रियाज प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्लैंड देख रहे हैं पूरा एकदम स्प्लीन में सटा हुआ है, यही क्या है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को जिस प्रकार लीवर के सेल को कहते हैं हेपेटिक सेल, उसी प्रकार पेनक्रियाज के अंदर भी सेल होता है जिसको कहते हैं पेनक्रिएटिक सेल या पेनक्रिएटिक आइसोलेट। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल या एक्सोक्राइन सेल भी कहते हैं। पहला हो गया अल्फा सेल, दूसरा हो गया बीटा सेल, तीसरा होता है डेल्टा सेल। ठीक है, ये तीनों मुख्य रूप से सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज में होते हैं। ठीक है, और पेनक्रियाज में भी बहुत सारे डक्ट होते हैं। जिस प्रकार लीवर में प्रत्येक सेल से बाइल जूस बन के स्टोर होता था, उसी प्रकार ये आपका पेनक्रियाज में भी यहाँ से पूरा डक्ट होता है, हर जगह से, सब पार्ट से यहाँ से देखते हैं पूरा, मतलब हर जगह से डक्ट निकला हुआ है, और सबका एक मतलब मोटा सा डक्ट होता है। इसी डक्ट को कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। ये सभी डक्ट देख रहे हैं, नली देख रहे हैं, इसी नली से आपका ये पेनक्रियाज का जो जूस है वो आता है। तो पेनक्रियाज को हिंदी में हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय। पेनक्रियाज, ये एरिया पेनक्रियाज का है, और पेनक्रियाज में जो रस बनता है
उसको हम लोग कहते हैं पेनक्रिएटिक जूस या अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस कहते हैं। तो पेनक्रियाज के जो अग्न्याशय ग्रंथि से जो ये नली निकलती है, ये डक्ट निकलता है, इसको कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट, अग्न्याशय नलिका। ठीक है। और पेनक्रियाज मुख्य रूप से एक रस का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, अग्न्याशयी रस कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्न्याशयी रस। ठीक है। और ये अग्न्याशयी रस कहाँ मिक्स होता है, किस एरिया में, किस भाग में, तो ये आपका इस एरिया में जहाँ आपका ड्यूडेनम है उसी भाग में ये मिक्स होता है। अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस में मुख्य रूप से जल होता है लगभग 98%। इसके अलावे 1.5% अग्न्याशय रस में 98% वाटर ही रहता है, जल ही रहता है। इसके अलावा 1.5 kg 1.5% कार्बनिक पदार्थ। और 0.5% केमिकल सॉल्ट यानी कि रासायनिक लवण होते हैं। 0.5% रासायनिक लवण होते हैं। आपका अग्न्याशय रस का कंपोजिशन, इसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, वाटर रहता है। इसके अलावा 1.5% कार्बनिक पदार्थ और 0.5% आपको हो गया रासायनिक लवण। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम्स। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम्स जो भोजन के विभिन्न कंपोनेंट्स पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड का इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आंसर हम लोग रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय हिंद।